जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। क्या है पारिस्थितिकी तंत्र और किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और इस पृथ्वी में लाखों करोड़ों जीव जंतु पेड़ पौधे हैं दोस्तों, आखिर इन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? यदि हम मानव की बात करें दोस्तों, तो हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों के माध्यम से मिलता है। और उसी भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं उस ऊर्जा का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को करती है, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये कार्य करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए होता है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? तो ये ऊर्जा मिलता है दोस्तों भोजन के माध्यम से। तो इसी प्रकार से प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत अति आवश्यकता होती है दोस्तों। और ये भोजन आखिर मिलता कहाँ से, आइए विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्वपोषी। अब यहाँ पे स्वपोषी से आपको समझ में आ रहा होगा, स्व मीन्स क्या होता है? स्वयं। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि कहीं पड़ोसी के पास से मांग के ला सकते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या क्या करेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। और उसी प्रकार से इन्हें भोजन मिलता है। और उसी भोजन से एनर्जी मीन्स यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है पेड़ पौधों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा स्वपोषी। स्वपोषी मीन्स यानी कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो वो कहलाएंगे स्वपोषी। और इसी के बाद में आता है परपोषी। अब परपोषी मीन्स क्या होता है दोस्तों? यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है। पर मीन्स क्या हो गया? दूसरों पर आश्रित होना। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित है, वो क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। जैसे कि मानव, हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? आप सभी को पता है, या तो हम पेड़ पौधों के माध्यम से ग्रहण करेंगे, या तो फिर जंतुओं के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो हम भी क्या है? दूसरों पर आश्रित है। तो हम क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा परपोषी क्या है। ठीक है, अब इसी परपोषी को चार अलग अलग भागों में बांटा जाता है दोस्तों, जिसमें कि सहजीवी, सहभोजिता और परजीविता और मृतोपजीविता है। ठीक है, सो आइए विस्तार से देखते हैं। सो पहला है दोस्तों सहजीविता। सह से आपको समझ में आ रहा होगा, सह मीन्स यानी कि क्या हो रहा है? दोनों में बैलेंसिंग। यानी कि सह यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, और वही व्यक्ति जिसने फायदा पहुंचाया उसको भी फायदा पहुंचा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सह जीविता कहलाएगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों लाइकेन, है ना। लाइकेन की यदि हम यहाँ पर बात करें, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो क्या होता है दोस्तों इसमें कि जो शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। यहीं पे कवक क्या करते हैं? नमी प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? शैवाल को क्या मिला? नमी मिला। और कवक को क्या मिल गया? भोजन मिल गया। तो दोनों ने क्या किया? यहाँ पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाया। इसीलिए फिर यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है? यानी कि प्रत्येक जीव को या प्रत्येक प्राणी को हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को लाभ मिल रहा है, तो वो कहलाएगा सहजीविता कहलाएगा। तो सहजीविता में से आपको याद रखना है कि प्रत्येक जीव या फिर वह जीव जो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सहजीविता कहलाएंगे। इसके बाद में सेकंड एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, वो है रूबे यानी कि जो रूमेन बैक्टीरिया है दोस्तों। ये रूमेन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। और ये जंतु भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो आप सभी को पता है, जंतु खासकर जो भोजन ग्रहण करते हैं वो करते हैं पेड़ पौधों के माध्यम से। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? आप सभी को पता है सेल्यूलोज की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। और इसी सेल्यूलोज को प्रत्येक जीव आसानी से पचा नहीं पाता है, जो कि खासकर जो है पेड़ पौधों को खाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसको पचाने के लिए रूबेला बैक्टीरिया होता है। और ये रूबेला बैक्टीरिया जो है जंतुओं के शरीर में उपस्थित होता है। तो इसी कारण क्या होता है? सेल्यूलोज का पाचन ये कर पाते हैं, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका पाचन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रूबेला को रहने के लिए जगह मिला कहाँ पे? जंतुओं के शरीर में। यही रूबेला ने कार्य क्या किया? सेल्यूलोज को पचाने में मदद किया, है ना। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सहजीविता होगा। इस प्रकार से आप मधुमक्खी भी देख सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी क्या करते हैं? पुष्पों पर यानी कि फूलों पर जाते हैं और वहां से रस ग्रहण करते हैं। बदले में क्या होता है? परागण की क्रिया के माध्यम से, यानी कि उनमें परागण होगा, और
इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? सहजीविता। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सहजीविता। अब सहजीविता में भी खासकर ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये आप अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि लाइकेन तो बहुत बार पूछा जा चुका है और रूबेला भी पूछा जाने की संभावना यहाँ पर, सॉरी रूमेन भी पूछा जाने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है इसकी। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक को तो फायदा होता है, लेकिन दूसरे को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो वो क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रखेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों परजीविता। परजीविता मीन्स यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को लॉस होगा, यानी कि दूसरे को हानि होगा। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, हमारे शरीर में जो बाल होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? जुए हो जाते हैं, जू हो जाते हैं। बहुत बार देखते हैं हम कि बहुत बार छोटे छोटे जू हो जाते हैं, तो वो इतने खतरनाक जू होते हैं कि क्या करते हैं, ये व्यक्ति को पूरा, यानी कि उसके यानी कि खून को चूसने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जू को तो फायदा हो रहा है लेकिन व्यक्ति को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जू हो गया। इसके बाद में अमरबेल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि अमरबेल क्या करता है दोस्तों, जो पेड़ होते हैं, जिस पेड़ में ये चढ़ता है, ये जिस पेड़ में पाया जाता है, तो उसको क्या करता है? उससे रस ग्रहण करता है, यानी कि उससे क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि ये खुद भोजन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे एक तो उस पेड़ ने इसको रहने के लिए जगह दिया, और उल्टा इसने क्या किया? अमरबेल ने उससे यानी कि भोजन, यानी कि उससे लाभ लेने लग गया और उसको कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमरबेल को तो फायदा हो रहा है लेकिन उस पेड़ को फायदा नहीं हो रहा है। यानी कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि लॉस हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों टेपवर्म। टेपवर्म क्या है दोस्तों? ये आंत में पाया जाता है। ठीक है, जो मानव जो होता है उसके आंत में पाया जाता है, और ये क्या करता है? पोषक तत्व यानी कि पोषक तत्व को अवशोषित करने का ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सो परजीवी से आपको, परजीविता से आपको समझ में आ गया होगा कि परजीविता मीन्स यानी कि वे जीव जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, या दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं और खुद लाभ ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सहजीविता कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता क्या होता है दोस्तों? मृतोपजीविता में के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि सहजीविता में आपको एक तो फायदा होगा और दूसरे को ना तो फायदा होगा ना ही लॉस होगा। इसी में आपने, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था सहभोजिता। सहभोजिता में भी क्या हो रहा है? सहभोजिता में एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना तो फायदा हो रहा था नहीं लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे व्रतोपजीविता में क्या होगा? एक को तो फायदा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई जीव जंतु मर गया है ना, तो जीव जंतु के मरने के बाद में क्या होता है कि उसका शरीर यानी कि शरीर को विभिन्न प्रकार के जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या फिर जो चील कौवे, गिद्ध होते हैं, ये क्या करते हैं? जो है उस जानवर को खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गिद्ध हो गया या फिर जिन्होंने खाया उनको तो यहाँ पे फायदा हो गया, लेकिन जो मरा हुआ जो जीव था उसको ना तो फायदा हुआ ना ही हानि हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पर अच्छा से समझ में आ गया होगा कि क्या है परजीविता और क्या है मृतोपजीविता। इसको मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। सहजीविता मीन्स यानी कि वे जीव जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सहजीविता कहलाएंगे। इसके बाद में सहभोजी यानी कि वे जीव जो एक को तो फायदा मिलता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है। दूसरा परजीविता। परजीविता में क्या होगा दोस्तों कि एक जीव को तो फायदा होगा लेकिन दूसरों को यहाँ पर हानि पहुंचाएगा, जैसे कि जू हो गया, अमरबेल हो गया, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में टेप वर्म आप अच्छा से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, परजीवी का। इसके बाद में मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में क्या होगा दोस्तों? एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को यहाँ पर क्या होगा? दूसरे के लिए जगह ही नहीं बचता, क्योंकि वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये क्या करते हैं? जो मरे गले या फिर सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सड़े गले पदार्थ को जो खाने का जो कार्य कर रहे हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया या फिर बाज हो गया, इनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिनको खाया गया उनको ना तो फायदा हुआ ना ही यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र को समझा जाता है। सो मैंने आपको यहाँ पे स्वपोषी, प्रपोषी और उसके बाद में इसके जो भाग हैं वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया दोस्तों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या है स्वपोषी, क्या है परपोषी, इसके बाद में इसके जो अलग अलग जो भाग है ये किस प्रकार से आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्लास में हम देखेंगे दोस्तों खाद्य श्रृंखला को। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक
जय हिंद।